अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। SIR के तहत जिन वोटरों ने अपना इनोमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन दाखिल कर दिया, उन पर दोबारा कागजी फॉर्म जमा कराने के लिए जोर न दें। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने तमाम जिला इलेक्शन अफसरान को दी हिदायत। तेलंगाना की अवाम को मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करने के मजलिस के मुतालबे बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल। बीजेपी लीडर के लक्ष्मण की असद ओवैसी पर कड़ी तनकीद। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर रेवंत रेड्डी ने KCR को मुबाहिस का फिर दिया चैलेंज। कहा, साबिका चीफ मिनिस्टर KCR की मर्जी की तारीख पर असम्बली का खुसूसी सेशन तलब करने कांग्रेस हुकूमत है तैयार। तेलंगाना में लगभग 7 लाख इंदिरमा घरों की तामीर। राशन कार्ड के जरिए अवाम को मेयारी चावल की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दावे। राम मंदिर नजराना चोरी मामले पर मोदी हुकूमत CBI जांच कराने तैयार नहीं। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव की मोदी और बीजेपी लीडरान पर कड़ी तनकीदें। अमेरिका ने ईरान पर नए हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से 3 तिजारती बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों का जवाब देने की तस्दीक। ट्रंप ने कहा, मुआहदा खत्म हो गया। अमेरिका को आपना हुर्मुज़ के इंतजाम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब ने दिया इंतबाह। और ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई की नमाज जनाजा इराक के शहर नजफ में अदा कर दी गई। लाखों अफराद ने की शिरकत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। तो शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने तमाम जिला इलेक्शन अफसरान को हिदायत दी कि SIR के तहत जिन वोटरों ने अपना इनोमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन दाखिल कर दिया है, उनसे दोबारा कागजी फॉर्म जमा कराने का मुतालबा ना किया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम से ऐसी शिकायत मिली है कि बाज़ BLOs यानी बूथ लेवल अफसरान ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने वाले वोटरों से फ़िज़िकल फॉर्म भी मांग रहे हैं और ऐसा न करने पर नाम वोटर लिस्ट में शामिल न होने की बात भी कह रहे हैं, जिससे आवाम में उलझन है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वाज़ेह किया कि ऑनलाइन दाखिल करदा फॉर्म काफ़ी है, इसकी जांच करके ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए और वोटरों को गैर ज़रूरी तौर पर कागज़ी फॉर्म जमा कराने के लिए मजबूर ना किया जाए। बीजेपी ने मजलिस के सदर असद ओवैसी को तनकीद का निशाना बनाया और तेलंगाना की अवाम को मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट जारी करने के मुतालबे को बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल करार दिया। बीजेपी के लीडर के लक्ष्मण ने कहा कि ऐसे अफराद मुस्तकिल रिहाइश के सर्टिफिकेट के हकदार नहीं हो सकते जो शहरियत से मुताल्लिक़ असल दस्तावेज़ात पेश करने से कासिर हों। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ओवैसी का मुतालबा दरअसल कांग्रेस के वोट बैंक को बचाने की कोशिश है। ओवैसी को खदशा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर फहरिस्तों की जाँच के लिए SIR मुहिम की वजह से के इंतखाबी नतीजे मुतासर हो सकते हैं। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद में गैर कानूनी तारिकीन वतन मुकीम है, इसलिए रियासती हुकूमत मुस्तकिल रिहाइश के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कोई इक़दाम करती है तो बीजेपी इसकी सख्ती से मुखालिफत करेगी। Special intensive revision, the process which is being taking place in Telangana, I fail to understand why Majlis Party, Congress Party and BRS put together, they're trying to politicize the issue. It is a constitutional process being done throughout the country and they have bent upon to see that this process did not take place properly. And the BLOs who are under the control of State Election Commission, but they are part and parcel of the state government machinery. And Revanth Reddy being a chief minister, he also creates apprehension among the people that SIR is going to remove the names of certain community people. So this sort of statement given by the people at the helm of affairs, not only creating confusion, they are in a way dictating the BLOs not to do their work genuinely. Because as of now, we see only 10% of the people, they have submitted their forms with corrective forms. 90% are still left out. July 24th is the last date. Then how can you expect? Now we see there are many infiltrators. People in Hyderabad, particularly Rohingyas, Bangladesh, they settle and they become voters.
So these people want to win over the elections with these bogus votes and with the voters of infiltrators. क्या चाहते हैं? घुसपैठियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के नेता वो बयान देते हैं कि तुरंत हमारे रेवंत रेड्डी सरकार परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे, वरना सभी का वोट हम खो जाते हैं। सो व्हाट डज ही मीन? ही वांटेड द गवर्नमेंट टू इश्यू immediately the permanent resident certificates for the people who doesn't have the names in Aadhaar card or doesn't have election card or names in the list. So this sort of malpractices they want to encourage. Definitely Bharatiya Janata Party appeals to the Election Commission to be transparent and impartial. Though the machinery belongs to the state government, they may not be cooperative with this, but I think Election Commission of India should intervene and take proper steps, how they have done in Bengal. Likewise, it needs, because Hyderabad is the main capital city of the state, almost 1 crore population. 1/3 population of the Telangana belongs to Hyderabad. There are many people who have come all over the states, Rajasthanis, Biharis, Maharashtra, Uttar Pradesh, and whatnot. And these people are being deliberately, this government, particularly through this, its machinery, not enrolling their names and avoiding their localities for enrollment. So, Bharatiya Janata Party appeals to the Election Commission to be vigilant and be transparent and see that no permanent residence certificate issued at this juncture. कालेश्वरम को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस सदर केसीआर को इस प्रोजेक्ट पर तेलंगाना असेंबली और कानून साज काउंसिल के खुसूसी इजलास का सामना करने का खुला चैलेंज किया। यहां तक कि उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर पर बदनवानी के इल्जाम भी लगाए। रेवंत ने कहा कि उनकी हुकूमत ने केसीआर के जरिए मुंतखब करदा किसी भी तारीख पर खुसूसी असेंबली इजलास बुलाने तैयार है। केसीआर असेंबली स्पीकर को इतला दें और तारीख को हतमी शक्ल दें। हम एक जामे मुबाहिस के लिए तैयार है और उनके विखार से समझौता के बगैर ऐवान की कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। रेवंत ने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर और बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर और साबिका रियासती वजीर आपाशी टी हरीश राव पर शदीद तनकीदें की और कहा कि बीआरएस के लीडरान ने अवामी पैसा ज़ाय किया और कालेश्वरम के जरिए तेलंगाना को कर्ज में धकेल दिया गया, वो माशी दहशतगर्द है। रेवंत ने इल्ज़ाम लगाया कि प्रोजेक्ट के तखमीने को बार बार बढ़ाया गया, जबकि इंजीनियरिंग के मेयारात से भी बीआरएस ने समझौता किया था। పుస్తకాలు చదివిన మేధావి 9.5 కష్టపడి ఆపితే 3 ఏళ్లలో కట్టిన కాళేశ్వరం కూలేశ్వరం అయి కుప్పగూలింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి ఇంకొక వారం రోజులు నాకు ఈరా నా తడాక చూపిస్తా అంటుడు. పోని ఆయన వచ్చి అడిగిండా? ఆయన రాడు. ఈ మిడిమిడి జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళందరినీ తోలుతున్నాడు. ఇక మీరు అడిగిరా పూర్ణసుతం ఏమంటాడు అని. మనం ఇంట్లో వాళ్ళనో వీళ్ళనో విలుచుకరా పండిత పిల్లలు పంపిస్తుంది చూడు, పోయి పతాలు ఆడుకునేట వాళ్ళు ఊర్లారే వాడు ఉండడం జామేరు అని పిల్లల్ని తోలుతారు చూడు. కేసీఆర్ ఈ మిడిమిడి జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళని తోలి ఏది పడితే అది మాట్లాడి ఈరోజు ఈ పరిస్థితికి తీసుకొచ్చింది. ఇందులో పోనీ तेलंगाना में लगभग 7 लाख इंदिरा घर तामीर किए जा रहे हैं और एक घर का इंदिरा सिर्फ एक औरत के नाम पर ही होना चाहिए। इसके अलावा घर के साथ साथ हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह दावे किए। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब राशन हासिल करना और मेयारी चावल लेना मुश्किल तरीन काम था, लेकिन कांग्रेस की तेलंगाना हुकूमत ने इसको आसान बना दिया और अवाम की हर तरह से मदद की जा रही है। ఈనాడు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇస్తే మహిళ పేరు మీదనే ఇవ్వాలి. దాదాపుగా 6.5 లక్షలు 7 లక్షల ఇండ్లు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇల్లు నిర్మించుకుంటున్నారంటే ప్రతి ఇల్లు మహిళ పేరు మీదనే ఈనాడు మనం కేటాయించడం జరిగింది. ఇల్లే కాదు, ఇంట్లో 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు. అదేవిధంగా గతంలో రేషన్ కార్డు రావాలంటే గగనం ఉండే. ఈరోజు అడిగిన ప్రతి వారికి, అర్హత ఉన్న ప్రతి వారికి రేషన్ కార్డు ఇవ్వడమే కాకుండా 3,28,00,000 తెలంగాణ బిడ్డలకు సన్న బియ్యం 6 కిలోల చొప్పున ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. మా అక్కలు ఇక్కడ ఉన్నారు, అందరు సన్న బియ్యం తెచ్చుకుంటున్నారు కదా, అదే సన్న బియ్యం వండుకుంటున్నాం కదా మనం, అదే మన సంటి పిల్లలకు తినిపిస్తున్నాం కదా. మరి ఒకప్పుడు దొడ్డు బియ్యం వస్తే బర్లకు దానా పెట్టే పరిస్థితి ఉండే గ్రామాలలో. మరి ఇక్కడైతే నాకు తెలియదు హైదరాబాద్లో, కానీ గ్రామాలలో ఆ పరిస్థితి ఉండే. అందుకే ఈరోజు రేషన్ కార్డు కావచ్చు, సన్న బియ్యం కావచ్చు.
तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने कहा कि राम मंदिर नजराना चोरी मामले पर मोदी हुकूमत सीबीआई से जांच कराने तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी संजीदा नहीं है और अयोध्या मामले को लेकर जरूरी इकदाम भी नहीं कर रही है। हनुमंत राव ने मोदी हुकूमत और बीजेपी लीडरों पर कड़ी तनकीदें की। अयोध्या राम टेम्पल में जो एलिगेशंस आए, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, सोने को चोरी करके उसको गला के कड्डिया भी बेच लिए, और दूसरी बात लोग विला खरीद लिए, कारा खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीदे बोल के पेपरों में आ रहा है। इतना बड़ा एलिगेशन तो मैं आज तक नहीं देखा। अभी भी केंद्र सरकार क्यों इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी नहीं डाल रहे? खाली सिट बोले तो सिट का किसके अंडर में रहता बोलो? योगी आदित्यनाथ के अंडर में रहता नहीं रहता? तो मेरा बोलने का मतलब है, जरूर यहां पर एक छोटा अपना भगवान का लड्डू के बारे में जो घी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं था बोल के उसके ऊपर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी को दिए। ये इतना बड़ा हंगामा, राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर बने इससे पहले से चंदा वसूल करे, उसके बाद बिल्डिंग का करे, उसके बाद बनने के बाद हुंडियों का पैसा क्या हुआ अभी तक कोई हिसाब नहीं है। जैसा लॉर्ड वेंकटेश्वर के पास या तिरुपति में होता, हर दिन कितनी भी रात होने तो शुरू हो जाता, जैसा 12 बजे रात होता, सुबह में पूरा गिनती होता, 4-5 बजे तक बोल देते कितना हुंडी में पैसा है, ये हुंडी का पैसा क्या हुआ, सोना क्या हुआ। इतना लूट लिया भैया, मैं समझ में नहीं आ रहा। आप बोलते हिंदू देश बनाने का, राम का नाम पे हिंदू देश बनाने की कोशिश करते, राम को क्यों बदनाम कर रहे? मेरा बोलने, मैं हनुमान हूं, मैं राम भक्त हनुमान हूं। अगर हमारे जैसे जो डिवोटीज भगवान को मानने वाले सब हत्या, अरे बड़े बड़े जो हमारे पुजारियां हैं वो भी क्यों नहीं बात कर रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर एक का एक एक ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट में इतना घोटाला हुआ वो तो अभी भी वही लोग चला रहे। उसमें से 8 लोगों को चंपत राय खामोश बैठा हुआ है, और उसका काम पूरे जो वॉलंटियर से रोजाना कमाने का काम, दर्शन को कमाते, इलीगल कमाते, पैसा किधर जा रहा? करोड़ों पब्लिक का है भाई, पब्लिक का पैसा खाने वाले कौन है आप? इसी वजह से हिंदू देश पूछ रहे, राम के नाम पे राम को क्यों बदनाम कर रहे? तो इस वजह से मेरा भगवान से मेरी और सरकार से भी मेरी गुजारिश है, नरेंद्र मोदी जी इस पे जरा ध्यान दे दो। आप जा रहे देशों में। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने कहा कि हैरत की बात है कि कर्नाटक में कांग्रेस के लीडर बशमूल चीफ मिनिस्टर कर्नाटक अब राम मंदिर मामले पर बीजेपी लीडरान से इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मंदिर के इफ्तिताह में हिस्सा नहीं लिया और आज जब यूपी हुकूमत ने कार्रवाई की, जराइम में मुलविस कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, तो इस पर रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। रामचंद्र राव ने अपोजिशन कांग्रेस पर तनकीदें की और खूब इल्जामात लगाए। Surprising that the Congress leaders in Karnataka, including the Chief Minister, now asking for the resignation of BJP ruled government in the center. See, Amit Shah's resignation, Yogi Adityanath, and then Prime Minister, all these things with regard to the Ram Janmabhoomi issue. In fact, Ram Mandir issue. The Congress party did not even attend the temple inauguration. They never went to temple for prayers. And today, when the Uttar Pradesh government has taken action and arrested the people who are involved in certain crime and in the entire episode, the Congress party doesn't even appreciate the law enforcing agencies for their swift action. On the other hand, they have never spoken with regard to the happenings in Waqf Board, how many acres, thousands of acres was swindled away in Waqf Board. They don't speak about it. They only want to hurt the Hindu sentiments. That Congress, which itself claims that it is a Muslim Congress, it is a Muslim party,
their numbers, majority of them, they only support Muslims, then why do they hurt the Hindu sentiment further? So I think the Congress leaders, either from Karnataka or even in Telangana, Mr. Ponnam Prabhakar made a statement, a similar statement. The Congress leaders should understand that they have claimed themselves to be a Muslim Congress, and they should not hurt the Hindu sentiment. If anything has happened wrong in Hindu institutions, the law and order agencies will take care. But let them control themselves, let them not overact with regard to the issues and spread falsehood against Hindu institutions and Hinduism. None of the India Alliance partners have attended Ram Janmabhoomi inauguration, and now they claim something. So I think they should stop spreading falsehood on this particular issue. फ़लस्तीन के सिसकते बच्चों और मजलूम बाशिंदों की मदद के लिए डॉक्टर्स ऑफ रहमान और फ़लस्तीनी सिफारत खाने के दरमियान बाहमी ताउन से इत्तफाक कर लिया गया। इस सिलसिले में हैदराबाद शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर यूसुफुद्दीन शेख लंदन की क़यादत में फ़लस्तीनी सफ़ीर अब्दुल्ला से दिल्ली में मुलाकात हुई और डॉक्टर्स ऑफ रहमान के साथ बाहमी ताउन करते हुए फ़लस्तीन के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद का फ़ैसला हुआ। इस सिलसिले में हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को तमाम तफसीलात से आगाह किया गया। So Doctors of Rahman is a UK-based registered charity organization which is undergoing mentorship with WHO as an EMCC. So far, we have done deployments of doctors in various areas of conflict: Gaza, Syria, Sudan, Afghanistan, Lebanon. And the main aims and purposes of the organization is to help in the medical sector in the areas of conflict, and as well as empower, educate the local medical doctors and procure valuable life-saving equipment and medications, and help the collapsing healthcare system to take care of the population and meet their needs. तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रिडोमिनेंट रोल जो है, जैसा मैं बता रहा था कि जो है ये एजुकेशन के सेक्टर में जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो भी एरियाज लो इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्री के जो कंट्रीज़ है, वहाँ के जो है तलबा डॉक्टर्स वगैरह का टीचिंग ट्रेनिंग फेलोशिप्स और कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में ह्यूमैनिटेरियन एड, स्पेशली मेडिकल एंड सर्जिकल डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट। तो ये सिलसिले में हम जो है हर महीना जो है 3 से 4 डॉक्टर्स गाज़ा के अंदर डिप्लॉय करते हैं। साल में 2 डिप्लॉयमेंट्स सुडान और सीरिया, अफ़गानिस्तान और लेबनान में डॉक्टर्स के डिप्लॉयमेंट्स होते हैं। सो फार ये 2 साल में जो है हम करीब गालिबन 150 जो स्पेशलिस्ट है, जो हर ममालिक राइट फ्रॉम US, कनाडा से लेके मलेशिया तक के डॉक्टर्स को जो है हम ये प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टर्स को डिप्लॉय करते हैं। डॉक्टर्स के अलावा नर्सेस, पैरामेडिक्स ये भी जो है हमको सपोर्ट करते हैं। तो ये सिलसिले में जो है मैं खुद जो है गाज़ा में 2024 मार्च अप्रैल में जो है 2 हफ्ते गाज़ा में था। रिसेंटली हम हमारी टीम के साथ जो है हम अप्रैल में सूडान में थे। सूडान के हालात से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलवक़्त जो जैसा आप लोग अवेयर होंगे कि जो है जस्टिस मुनीर साहब की जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट UN कमीशन की, और गालिबन मैं यहाँ 6 महीने पहले जो है यहाँ पे एक प्रेस रिलीज हुआ था जिसमें मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था मैं और डॉक्टर असलम जो गाज़ा के अंदर थे, वी वर इकोइंग द सेम थिंग। यही जो है बात आज सामने ये रिपोर्ट में आई है और ये जीनोसाइडल वॉर के ताल्लुक से एक डिटेल रिपोर्ट है जो हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बंडलागुड़ा इलाके में जगह जगह रास्ते ख़राब हैं, ड्रेनेज का गंदा पानी बह रहा है जिससे लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मसाइल पेश आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने बंडलागुड़ा इलाके का दौरा किया, लोगों से बातचीत की। मुकामी लोगों ने कहा कि रास्ते ख़राब होने से उन्हें बेपनाह मसाइल का सामना है, लेकिन बल्दी अमला और मुतल्लिका अवामी नुमाइंदे मसाइल हल नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त नूरी नगर बल्लागुड़े में आऊँ और ये चंद्रानगुट्टे इलाके में आता है। ये जिस तरीके से नूरी नगर की रोड है, देखिए आप, बहुत तकलीफ से लोग आ रहे जा रहे, चलने को भी मुश्किल है और गाड़ियाँ जाने को भी मुश्किल है।
यहाँ पर मेरे साथ में एक मुकामी साहब है जो कि उन्होंने कुछ बोलना चाह रहे मेरे को, मगर वो स्क्रीन पे नहीं आना चाह रहे, तो लिहाजा आप बोलिए साहब, कितने दिन से है, क्या है? ये भाई देखिए तकरीबन 1 महीने से है भाई जी 1 महीने से भी काफ़ी बढ़ गया है। जी पानी यहाँ पड़े तो बिल्कुल भी लोग आ नहीं सकते, वहाँ से गढ़ों में गिर जाते हैं गाड़ियाँ वहाँ पर। जी काफ़ी लेडीज़ को आने का वो ये देखो वहाँ से अब ऑटो आ रहा है ना, जी हाँ, जी हाँ। जो कितना तकलीफ से आता है देखिए, आपको कुछ समझ में आता है। जी जी जो भी है अब हुकूमत से यही है, जितना जल्द से जल्द हो सके उतना काम करा दिए तो मेहरबानी होती। अब बारिशां जैसा जैसा बढ़ते जाएंगे फिर अब और गलीज होते जाएंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह बात करने के लिए। रोज़ का आपका रास्ता ये कितने दिन से है ये? कंप्लेन वगैरह करे कोई? ठीक है। क्या है साहब रास्ता आपका ये? रोकता है, कब से 4 महीने होने आ गए, अभी तक काम नहीं हुआ। अच्छा और असद साहब की बस्ती है अभी। जी 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 न्यूज़ चैनल वाले आके भी लिए थे नहीं, अच्छा कब होता क्या नहीं होता। जी देखो मदरसे के बच्चे आते जाते, जी जी लेडीज कुछ प्रॉब्लम हो रही, जरा कराने लगा। इंशाल्लाह। हैदराबाद के मियाँपुर पुलिस स्टेशन हदूद में दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया, जहां खातून ने मुबैना तौर पर अपने नए आशिक के साथ मिलकर पुराने साथी को कत्ल कर दिया और नाश को तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद के करीब ले जाकर जलाने के बाद दफन कर दिया। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली 40 साल सत्यवती ने अपने शौहर से अलहदगी अख्तियार की। बाद में उसके ताल्लुकात 45 साल वेंकटेश नामी रियल इस्टेट ताजर से हुए, जो खुद भी अपनी बीवी और बच्चों से अलग रह रहा था। मुबैना तौर पर खातून और शख्स ने वेंकटेश को रास्ते से हटाने का मनसूबा बनाया। गुज़िश्ता साल नवंबर में एक रात जब वेंकटेश सो रहा था, दोनों मुलजिमान ने मुबैना तौर पर उसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया और उसके बाद लाश को एक गाड़ी के जरिए महाराष्ट्र तेलंगाना सरहद पर मुंतकिल करते हुए गांव में जलाकर दफन किया गया। सत्यवती ने मुबैना तौर पर वेंकटेश के लापता होने का ड्रामा किया और मियाँपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत लिखाई। पुलिस ने मामले की जांच की तो कुछ बातें मशकूक महसूस हुई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने वेंकटेश और सत्यवती के मोबाइल फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की, जिससे मालूम हुआ कि खातून एक दूसरे शख्स से मुसलसल राब्ते में थी। इसी जाविये से तहकीकात को आगे बढ़ाया गया तो मुबैना तौर पर कत्ल की हकीकत सामने आई। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को हिरासत में लेकर मज़ीद तहकीकात का सिलसिला शुरू किया है। और अब आइए नाज़रीन करेंगे चंद अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरों की जानिब। अमेरिका ने ईरान पर नए हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसे अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की जानिब से 3 तिजारती बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों का जवाब करार दिया गया। मंगल के रोज़ सेंटकॉम ने कहा कि उसने कार्रवाई इसलिए शुरू की ताकि एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह में बेगुनाह अफराद के हमले वाले तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने और उन पर हमला करने की भारी कीमत आयद की जा सके। इस दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ किए गए मुआहदे के हवाले से कहा कि मेरे ख्याल में ईरान के साथ MOU ख़त्म हो गया। तुर्किया के दारुल-हुकूमत अनक़रा में नेटो इजलास के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड और ईरान के मामले पर नेटो से वो खुश नहीं हैं और ईरानियों से भी अब डील नहीं करना चाहते। ईरान के साथ जंगबंदी ख़त्म हो गई। ईरानियों के पास जौहरी हथियार हुए तो उसे इस्तेमाल करते। मैं ईरान के साथ अपना वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता। साथ ही ट्रंप ने भी कहा कि हमने गुज़िश्ता रात उन पर सख्त हमला किया, उन्हें बता दिया कि जब भी हमला किया जाएगा तो हम भी इसका जवाब देंगे। ईरानी फ़ौज ने बहरीन में वाक़ अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने के दावे किए। ईरानी फ़ौज ने कहा कि बहरीन में वाक़ शेख ईसा बेस पर मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हमले किए गए। ये कार्रवाई जनूबी ईरान के फ़ौजी और गैर फ़ौजी इलाकों पर अमरीकी हमलों और 14 नुकाती यादाश्त मुफाहमत की खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई। ईरानी फ़ौज ने कहा कि हमला ड्रोन्स के जरिए किया गया। ईरानी फ़ौज के बयान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के नतीजे से भी खबरदार किया गया और कहा गया कि खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे ईरानी फ़ौज के ड्रोन के लिए जायज़ हदफ होंगे। बहरीन के शुमाली हिस्सों में भी शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी फ़ौज का यह बयान पासदारान इनक़लाब के उस दावे के कुछ देर बाद सामने आया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर 85 निशानों पर हमले किए गए। बहरीन भर में सायरन फिर एक मरतबा बजने लगे हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा इराक़ के शहर नजफ़ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े पर अदा की गई, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद सैयद अली ख़ामेनी के जज़्द खाकी को करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर ले जाया गया। गुज़िश्ता रोज़ क़ुम में जुलूस जनाजा के बाद शहीद ख़ामेनी और उनके अफराद ख़ानदान की मैयतें रात को इराक़ मुंतकिल की गई थी। शुहदा की तदफीन कल 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में रोज़े इमाम रज़ा के अहाते में
की जाएगी, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्को बताई जा रही है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। SIR के तहत जिन वोटरों ने अपना इनोमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन दाखिल कर दिया, उन पर दोबारा कागजी फॉर्म जमा कराने के लिए जोर न दें। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने तमाम जिला इलेक्शन अफसरान को दी हिदायत। तेलंगाना की अवाम को मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करने के मजलिस के मुतालबे बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल। बीजेपी लीडर के लक्ष्मण की असद ओवैसी पर कड़ी तनकीद। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर रेवंत रेड्डी ने KCR को मुबाहिस का फिर दिया चैलेंज। कहा, साबिका चीफ मिनिस्टर KCR की मर्जी की तारीख पर असम्बली का खुसूसी सेशन तलब करने कांग्रेस हुकूमत है तैयार। तेलंगाना में लगभग 7 लाख इंदिरमा घरों की तामीर। राशन कार्ड के जरिए अवाम को मेयारी चावल की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दावे। राम मंदिर नजराना चोरी मामले पर मोदी हुकूमत CBI जांच कराने तैयार नहीं। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंतराव की मोदी और बीजेपी लीडरान पर कड़ी तनकीदें। अमेरिका ने ईरान पर नए हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमान की जानिब से 3 तिजारती बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों का जवाब देने की तस्दीक। ट्रंप ने कहा, मुआहदा खत्म हो गया। अमेरिका को आपना हुर्मुज़ के इंतजाम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पासदाराना इनकलाब ने दिया इंतबाह। और ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई की नमाज जनाजा इराक के शहर नजफ में अदा कर दी गई। लाखों अफराद ने की शिरकत। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।